हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन पेपर आरआरबी ग्रुप डी में 2/9/2022 से, ठीक है, 22 में। इस फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिव सरफेस ए बी ऑफ ए ग्लास प्रिज्म kept in air and emergent out of the other refracting surface AC. Consider the following statement. तो दोस्तों देखो, कोई भी प्रिज्म है, ये रे आई, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट रे आई, ये देखो जो रिफ्रैक्टिव रे होगी ना, जो रिफ्रैक्टिव रे होगी, ये है देखो ये इंसिडेंट रे थी, और जो रिफ्रैक्टिव रे होगी, देखो दोस्तों ये नॉर्मल मैं ड्रा कर देता हूँ। ये एंगल ऑफ ये है, मान लो ए बी सरफेस, ये है, ये ए सी है, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो ये आई था, ठीक है, और ये आर होगा। ये आर क्या होगा इस कंडीशन में? आर होगा दोस्तों आई से, ठीक है, आर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा? छोटा होगा। आई होगा किससे? आर से छोटा होगा। लेकिन जब ये ए पे है ना, हैज इमरजेंट, मतलब दोबारा से टकराएगी और ये फिर निकल जाएगी ऐसे, ये होगी एमरजेंट रे, ठीक है, एमरजेंट रे। तो जो एंगल होगा ना, तो एंगल होगा दोस्तों, जो आई होगा, ये आई, आई होगा, देखो ये अगर नॉर्मल यहाँ ड्रा कर देते हैं, ठीक है, तो आई होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे R2 होगा जो, ठीक है, ये R2 होगा, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन, ठीक है, ये द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब AC इज मोर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट गवर्न बाय द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है, कौन सा गुण है? कलर ऑफ एलिमेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, नो गवर्न बाय द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। बाकी वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, ये सारा, ठीक है, ये डिपेंड होगा, लेकिन ये नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस? तो कौन सा है? देखो कोई भी लेंस है, ऐसे है, ठीक है, ये ले लिया मैंने लेंस, ठीक है, जो ये है ऑप्टिकल सेंटर इसका, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C1 है, ये है C2। दोस्तों रिफ्रैक्शन और ये नहीं लाई करेगा, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सोज पैरास्टिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, कहता है इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? ठीक है, तो परजीवी युक्ति को कौन सा दर्शाता है, ये इसने पूछा है, ठीक है, तो ये है दोस्तों, कौन सा है? कसकटा, ऑप्शन सेकंड, अमर बेल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, ये किसको दर्शाता है? पैरास्टिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी को। क्वेश्चन नंबर 5, clouds appear white during the sunshine because the particles in the clouds are dash than the wavelength of the different colors in the white light coming from the sun, and all colors white light are scattered by the amount dash amount। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जो क्लाउड पार्टिकल हैं, नियर बाय सरफेस हैं, अर्थ सरफेस हैं, उनमें डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं दोस्तों? इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, किसके? वाटर मॉलिक्यूल्स के, जिनका साइज ज़्यादा होता है, किससे? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, ठीक है, क्या होता है? ज़्यादा होता है, पहला आएगा लार्जर, ठीक है, लार्जर, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स इन द वाइट कमिंग फ्रॉम द सन, एंड ऑल द कलर्स वाइट लाइट आर द स्कैटर्ड बाय द, ठीक है, अबाउट द सेम अमाउंट, ठीक है, जो स्कैटरिंग होगी सेम अमाउंट में होगी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, द इमेज इज फॉर्म्ड एट। तो दोस्तों कहाँ पे बनेगी इमेज, ये पूछता है। देखो मैं इसका फंडा समझा देता हूँ आपको हमेशा के लिए, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है, ये है मान लो कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है
फोकल है एफ, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका डबल लेंथ पे, ये है सी। अब इसमें जो इमेज बनेंगी ना, 6 इमेज बनती हैं, 6 पोजीशन हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। कितनी पोजीशन हो सकती हैं? 6। पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है इन्फिनिटी, ठीक है, इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी। देखो, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है इन्फिनिटी पे, तब पूछेगा इमेज कहाँ बनेगी। फिर दूसरा हो सकता है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, फिर पूछेगा इमेज कहाँ बनेगी। तीसरा हो सकता है दोस्तों सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर पूछेगा इमेज कहाँ बनेगी आपसे। और ठीक है, और क्या हो सकता है, फोर्थ क्या हो सकता है दोस्तों, सेंटर और फोकस के बीच में हो सकता है, सेंटर और फोकस के बीच में हो सकता है चौथा। फिर पूछेगा इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में हो सकता है। पांचवा फोकस पे हो सकता है जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इमेज कहाँ बनेगी। और छठा फोकस और पोल के बीच में हो सकता है, फिर इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको समझ में आता है ठीक है, वरना आप इसको रट लेना, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इमेज की जो पोजीशन होगी ना, इमेज की पोजीशन जब ध्यान रखेंगे, जब है ना इमेज क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनती है किस पे, किस पे बनती है दोस्तों, ये बनती है जब इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, तो बनेगी फोकस पे, ऐसे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कहाँ बनेगी इमेज, ये इमेज ऐसे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इमेज को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से। इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, फोकस पे, ये वन है, देखो वन, जब वहाँ वन मीन्स ऑब्जेक्ट है, ओ गोल मैंने किससे ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। सेकंड, जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट होगा किसका, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फिर दोस्तों यहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थर्ड कहाँ होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज ध्यान रखेंगे दोस्तों यहीं पे बनेगी, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, और इमेज का साइज है ना बढ़ता जाएगा, ये इससे बड़ा था, ये ध्यान रखेंगे, ये फिर इससे बड़ा हो जाएगा इमेज। ठीक है, तो इमेज यहाँ 3 की 3 पे ही बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। सेंटर अब ठीक है, अब 4 ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो गया, तो इमेज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कहाँ बनेगी, ये बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, तो इमेज बनेगी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ पे बनेगी, ध्यान रखेंगे, ये बनेगी इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इसको दूंगा 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वन ऑब्जेक्ट है, वन वन अगर इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन गई, 2 की मैंने कहाँ रिप्रेजेंट करी है, ये रहा। ठीक है, कहाँ पे बन गई दोस्तों, 2 कहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये है 2 नंबर। ठीक है, ये 2 था, ठीक है, ये 1 था, या नीचे लिख देता हूँ, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4 है, ये 5 है। अब फाइनली लास्ट पूछेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा ना आपका 6 ये था, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोल पोल और फोकस के बीच में होगा, तो इमेज एक ही कंडीशन होती है, ठीक है, राइट साइड बनता है, क्या बनता है, राइट साइड, यहाँ इमेज बनेगी राइट साइड, और क्या बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, लार्जर इमेज बट नॉट लार्जेस्ट, लार्जर बनेगी लेकिन और सीधी बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, क्या बनेगी, लार्जर और इरेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हो ऐसे इसमें अब। और ध्यान रखेंगे आप, ये सारे के सारे इमेज क्या हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे इमेज क्या है, सबसे बड़ी पूछता है, अगर सबसे बड़ी इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों, ये सबसे बड़ी बनेगी इन्फिनिटी पे। पूछता है सबसे बड़ी कहाँ बनेगी, सबसे बड़ी कहाँ बनेगी, ये बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और सारे की सारी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल है, ये रही सारी की सारी क्या है, देखो उल्टी है, इन्वर्टेड एंड रियल,
इन्वर्टेड एंड रियल। मीन्स इनको सभी इमेज को क्या पर्दे पे उतारा जा सकता है, पर्दे पे क्या उतारा जा सकता है, इनको सभी को सकता है। अब बताओ और कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, वो क्या था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी। ठीक है, पी क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इन्फिनिटी था। ठीक है, यही था। तो आप बता सकते हो जब भी आपके पास क्वेश्चन आया कोई भी, ठीक है, बता सकते हो। अगर कहता है जो है ना इमेज, स्मॉलेस्ट इमेज कहाँ बनेगी, ये भी पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट पॉइंट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट या छोटी कहाँ बनेगी, फोकस पे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट द डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो कहाँ बनेगी दोस्तों, देखते ही देखो कैसे, देखते कैसे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 नंबर था, 5 नंबर की इमेज ये देखो 5, ये ऑब्जेक्ट है 5, इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे से माइंड में स्कैन कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इसको अच्छे से खुद से एनालाइज करें, 2-4 बार दीवार पे लगा के चिपका दें इसको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर पक्के हैं ये आपके, 1-2 नंबर यहाँ से पक्के आप अभी कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेते हो। ठीक है, अब कहाँ बनेगी, यहाँ रखेगा ऑब्जेक्ट, कभी वहाँ रखेगा, कभी यहाँ रखेगा, कहाँ उल्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यही है इसमें। ठीक है, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या आएगा दोस्तों, डिक्रीज होगा जब डिक्रीज होता है, ध्यान रखेंगे जब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो आपको डायरेक्ट कॉमन सेंस है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक जो एरिया कम, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो अट्रैक्शन हो जाएगी कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, if the current passing through the conductor is doubled and the potential difference is tripled then the power will increase। तो पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P होता है वी आई। ठीक है, तो ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 2 गुणा 3 करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे बताना है इसमें से क्या होगा। देखो दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है, ध्यान रखेंगे, जब आप, ठीक है, किसको लोगे, पोटेशियम ब्रोमाइड को लोगे, ठीक है, प्लस बैरियम आयोडाइड को लोगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, बैरियम आयोडाइड, और क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम, क्या बनेगा, ब्रोमाइड। तो कौन सा है रिएक्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनमें से हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, हाईएस्ट इलेक्ट्रो, ठीक है, हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो फ्लोरीन है दोस्तों, इस पे हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्योंकि इस पे जो है ना प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं इसके। ठीक है, इसका फ्लोरीन है, क्या है, प्रोटीन प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होंगे इसमें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड। ठीक है, हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, फ्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला कहता है द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज वेरी रिएक्टिव। कहता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो दोस्तों 100% ट्रू है। सेकंड कहता है द मेटल हाई अप रिएक्टिविटी सीरीज कैन ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन। तो ये भी दोस्तों, ठीक है, किससे ऑब्टेन किया जा सकता है, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन से, ऑप्शन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मनुष्य दांतों के क्रम में अक्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के अक्षय से संबंधित कथनों से एक के अलावा अन्य सभी
सही है, गलत कथन का पहचान कीजिए। ठीक है, गलत बताना मुझे कौन सा है। पहला अमल इनेमल मृदुकरण कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है। ठीक है। जीवाणु शर्कराव का विघटन। ठीक है, कहते हैं जीवाणु है जो बैक्टीरिया शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी ठीक है। मुंह में बचे हुए भोजन में जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। यस दोस्तों, ठीक है। ठीक है, बैक्टीरिया, अगर आप भोजन है आपके मुंह में, बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, विषाणु जनित होते हैं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, विषाणु वायरस से नहीं होते ये। इसमें क्या होता है, किसकी प्ले रोल, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर मुझे बताना है इसमें से कौन सा होगा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी दोस्तों ठीक, सॉरी ये क्या है, ठीक है। ठीक है, जो कार्बन है इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होगा, वेरी क्या होगा, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। कौन सा हो गया, दो करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल इज brought about the smooth muscles in the body, which of the following options all the organs having smooth muscles। ठीक है, जिसके क्या है स्मूथ मसल है, ये कौन से हैं, ये हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आंख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनिंद्रियां, मूत्र वाहिनियां। ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, या अर्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15, थ्री रजिस्टर 10, 15 एंड 30 ओम कनेक्टिंग टू पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, पैरेलल में होगा तो क्या होगा दोस्तों, 1/r हो जाएगा। ठीक है, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम सबका 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6/30, मतलब 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आर की वैल्यू आएगी 5 ओम। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स वर सेल्फ पोलिनेटेड, व्हाट वाज द जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बार बार, ध्यान रखेंगे ये रेशियो क्या है। ठीक है, ये है 1:1, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ बिटवीन थंब एंड द मिडल फिंगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जो थंब और मिडल फिंगर, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है दोस्तों, तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सारे के सारे मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। ये है थंब, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको, ये किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, बी की मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये वाली फिंगर है दोस्तों बीच वाली, ये डायरेक्शन किसकी बताएगी, करंट की। ठीक है, आई की। अब पूछा क्या है, थंब एंड मिडल फिंगर, थंब और मिडल फिंगर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, what is the main difference observed between the slide of human cheek cells and the slide of the onion peel when viewed under the compound microscope। कहता है सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, ये इसका मुख्य अंतर क्या है, तो ये है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ओनियन पिल सेल्स। ठीक है, प्याज के छिलके कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों क्या है, C6H12। हेक्सेन मीन्स 6। ठीक है, 6 कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये पूछा है। यूजिंग पॉलीथीन बैग्स ऑफ शॉपिंग नहीं है। यूजिंग एसीज एंड कूलर्स ड्यूरिंग द समर नहीं है। यूजिंग द सोलर पावर ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है दोस्तों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्वेश्चन नंबर 21, 6 ओम 9 ओम 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रजिस्टर। पैरेलल 1/6 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/r की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ऐसे 1 में हो जाते हैं पैरेलल में, 1/6 1/9 1/6, फिर दोबारा से तो एलसीएम क्या आएगा सभी का, 18 आएगा। ये होगा 3 + 2 + 3, 3 है तो 5 है 3, 8/18। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 18/8 हो जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कि 9/4। 9/4 क्या होगा दोस्तों, 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा फिर करेंगे 2.25 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्जिकल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, कौन सी क्या है इनकरेक्ट बताया है, पूछ बताना क्या है। इन्हें बंध्याकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, दे आर आल्सो, ठीक है, कॉल्ड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स, पहला ठीक है। दे इन मेल्स वी डिफरेंस एंड फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, दोस्तों ये ठीक है। पुरुषों शुक्रवाहिकाओं और महिलाओं में अंडवाहिकाओं के अवरुद्ध कर दिया जाता है। द ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये भी दोस्तों ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, दे आर वेरी इफेक्टिव मेथड, गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा यूज नहीं है। ठीक है, पहला है, पहला कहता है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, दोस्तों यूज होता है। यूज इन प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो इनको क्या है, फ्रैक्चर बोन्स में भी इसका क्या है यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ये भी ठीक है। तो इसका सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वो नोट ए यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, नोट ऑफ यूज। ठीक है, इसका यूज कौन सा नहीं है ये पूछा दोस्तों। तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, ये इसका यूज नहीं है। इसमें क्या यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, Na2CO3 का यूज होता है इसमें, इसका नहीं होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं है इसका। बाकी ये प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स में होता है, मेकिंग टॉयज, ठीक है, इसमें भी होता है। डेकोरेशन, यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सेलिंग गैप्स एंड अपैरेंट्स एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, ये भी है दोस्तों। कौन सा यूज नहीं है इसका, पहला, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये बतानी है इसमें से करेक्ट कौन सी है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन द इन्वायरमेंट, नहीं है, लॉन्ग टाइम नहीं परसिस्ट करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक ए हार्ट, दोस्तों गलत है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हेल्प द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम, नहीं है। ठीक है, मुझे बताना है करेक्ट। इंजाइम बैक्टीरिया अदर सेपोफाइट्स एक्ट ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड डिकम्पोज दैम, दोस्तों ये क्या हो जाते हैं, एंजाइम बैक्टीरिया और अदर जो भी सेप्रोफाइट्स एक्ट ऑन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड क्या कर देते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच एलिमेंट इज नॉट मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो कॉपर से रिएक्टिव कौन सा नहीं है। ठीक है, विच एलिमेंट इज नॉट मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसमें जो है सारे के सारे कॉपर से रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है,